हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीडर्स रोजगार एकेडमी की पॉलिटी सीरीज़ में। आज की सीरीज़ में हम एग्ज़ाम के लिए मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे। मूल अधिकारों के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी रिवाइज करा देता हूँ। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं। किस संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? ये संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। इनकी जो संख्या है, जो संविधान के अनुच्छेद संख्या 12 से लेके ये 35 तक विस्तृत है। इनकी टोटल संख्या जो है वो मूल संविधान में 7 थी और अब ये 6 हैं। ये कब हुआ? ये 44वें संविधान संशोधन से ये 6 हो गए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम ये कौन कौन से हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है कि जो मूल अधिकार हैं वो किस भाग में दिए गए हैं। तो मैंने जैसा कि अभी अभी आपको बताया कि मूल अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक भाग 3 में विस्तृत है। तो कौन सा भाग हो गया? भाग 3 है जिसमें ये विस्तृत है। अगला सवाल हमारे सामने आता है कि मौलिक अधिकार किससे प्रेरित हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं उनको संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने सवाल आता है कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध लागू होते हैं। मतलब जो व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं वो किसके विरुद्ध लागू होंगे। तो ये जो अधिकार हैं ये राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध ही लागू हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो राज्य की परिभाषा जो है कि राज्य क्या होगा। राज्य में क्या होता है? राज्य में संसद होती है, राज्य में राष्ट्रपति होता है, राज्य में विधानमंडल होता है, राज्य में सरकारी संस्थाएं होती हैं। तो ये जो परिभाषा है ये किस अनुच्छेद में दी गई है? ये अनुच्छेद 12 में दी गई है। किस अनुच्छेद में दी गई है? 12 अनुच्छेद में दी गई है। अगला हम सवाल पढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कि कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दी गई है। मतलब कि कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का रहने वाला प्रत्येक नागरिक कानून के सामने समान होगा, किसी को भी कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया था। तो अस्पृश्यता की बात करते हैं तो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, और छुआछूत का उन्मूलन मतलब छुआछूत को ख़त्म करने का जो संविधान ने प्रयास किया, जो संविधान ने हमें अनुच्छेद दिया, वो अनुच्छेद है 17। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। तो उपाधियों का उन्मूलन, उपाधि मतलब राजा, महाराजा, राय साहब, दीवान जी, ये सारी उपाधियों को लगाने से रोक जो थी कि अपने नाम के आगे जो लोग लगाएंगे, इस लगाने पर रोक जो थी वो अनुच्छेद 18 के द्वारा दे दी गई। किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई थी? वो अनुच्छेद 18 के द्वारा दी गई थी। अगला सवाल आता है भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है। भेदभाव, भेदभाव का निषेध मतलब किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ सरकार या राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इस भेदभाव के निषेध को प्रदान किया गया अनुच्छेद 15 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 15 के तहत। अगला सवाल पढ़ते हैं सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो सवाल हम फिर से देखें, सार्वजनिक रोजगार में, सार्वजनिक रोजगार मतलब जितनी भी सरकारी रोजगार होता है उसमें सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए। ये अधिकार जो है वो हमें अनुच्छेद 16 के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान हमें स्वतंत्रता देता है। कितनी? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है और वो अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 में लिखे गए हैं। किस अनुच्छेद में लिखे गए हैं? अनुच्छेद 19 में लिखे गए हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताओं की संख्या है 6। कितनी स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 में? वो 6 स्वतंत्रताएं हमें दी जाती हैं और वो 6 स्वतंत्रताएं हैं भाषण देने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता, तीसरी आती है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चौथी आती है देश में कहीं भी निर्बाध घूमने की स्वतंत्रता, पांचवी आती है देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, छठी आती है देश में व्यापार करने की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने आता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 21 में प्राप्त होती है।
अनुच्छेद 21 हमारे जीवन और व्यक्तिगत मतलब जीवन को गरिमापूर्ण जीवन के तौर पे जीने की स्वतंत्रता जो है वो हमें अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21A में है। किस अनुच्छेद में है? 21A में है, और ये 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया जो 2002 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गिरफ्तारी से सुरक्षा किस अनुच्छेद में प्राप्त होती है? गिरफ्तारी से सुरक्षा किस अनुच्छेद में प्राप्त होती है? इसका जवाब आप देखिए, इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23। तो इस सवाल का जवाब जो है वो है अनुच्छेद 22। तो गिरफ्तारी से सुरक्षा दिलाने वाला अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 22। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? शोषण के विरुद्ध मतलब व्यक्ति का शोषण ना हो, इस बारे में जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद के कौन सा है जिसमें ये दिए गए हैं? वो क्या अनुच्छेद 21 है, क्या 22 है, क्या 23 और 24 है, क्या 25 है? तो अब आप बताएं, सोचें, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। अब इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में हुआ है? तो मानव तस्करी समझ में आती होगी, स्मगलिंग, या फिर जैसे कहा जाए कि किसी व्यक्ति को जबरन जो है वो बेच देना। तो मानव व्यापार या मानव तस्करी का जो निषेध है वो किस अनुच्छेद में होता है? तो मानव अधिकार और मानव व्यापार और तस्करी का जो निषेध है वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 23। वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23। अभी हमने जैसे पिछले सवाल में हम देखें तो हमने अभी क्या पढ़ा? शोषण के विरुद्ध। तो मानव तस्करी एक शोषण है, और उसी में एक आता है कि मानव तस्करी का निषेध किस में हुआ है, तो वो हो गया अनुच्छेद 23 हो गया। अगला सवाल पढ़ते हैं, बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में हुआ है? बाल श्रम मतलब 18 साल से नीचे वाले लोगों को बालक कहा जाता है। तो बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में हुआ है? तो बाल श्रम का निषेध जो है वो अनुच्छेद 24 में हुआ है। किस में हुआ है? अनुच्छेद 24 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान जो है वो व्यक्ति को उसके धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मतलब वो व्यक्ति उस धर्म में, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकता है, उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, उपासना कर सकता है। तो ये जो अधिकार हैं ये हमें संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक प्रदान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं 19वें सवाल की ओर। अगला सवाल आता है, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन मतलब प्रबंधन से आप समझ ही सकते हैं, मतलब उनको चलाना, उनमें कैसे पूजा की जाएगी, कैसे उसमें जो है लोग आएंगे जाएंगे, दान कैसे किया जाएगा, ये सभी चीज़ों का प्रबंधन जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? उसके बारे में अनुच्छेद है अनुच्छेद 26। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धर्म प्रचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? जैसा कि अभी हमने देखा कि भारत का संविधान जो है वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, और ये स्वतंत्रता उस व्यक्ति को मिलती है किस अनुच्छेद से? उस व्यक्ति को ये स्वतंत्रता मिलती है अनुच्छेद 25 के जरिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपका आंसर है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यक व्यक्ति को अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार देता है। तो ये जो शैक्षिक अधिकार है इसका मतलब है कि आप स्कूल खोल सकते हैं अपनी पसंद का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अल्पसंख्यकों के अधिकार को किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 देता है। जैसा कि अभी हमने देखा, 29 हमारा है
अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार मिलता है। और अनुच्छेद 30 है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान खोल व चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने आता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में? संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इस जो संवैधानिक उपचार है, इस अधिकार को अनुच्छेद 32 में हम देखते हैं। इसको मूल अधिकारों के लिए गारंटी माना गया है। मतलब ये जो है संविधान की गारंटी देता है कि आपको मूल अधिकार प्राप्त होंगे। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। क्या कहा है? आत्मा एवं हृदय कहा है। ठीक है, किस अनुच्छेद को कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मा एवं हृदय? अनुच्छेद 32 को। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 किसके द्वारा लागू होता है? अनुच्छेद 32 अभी हमने जैसे देखा कि अनुच्छेद 32 जो है वो भारत के मौलिक अधिकारों की गारंटी है। और इसको लागू करने वाली संस्था कौन सी है? इसको लागू करने का काम जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने आता है, अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? जैसे अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों की सुरक्षा देने का प्रावधान देता है, शक्ति देता है, उसी प्रकार अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ है फिर अनुच्छेद 226? अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल पढ़ते हैं, हैबियस कार्पस क्या है? हैबियस कार्पस का जो हिंदी में नाम है, ये लैटिन शब्द है। ये अनुच्छेद 32 में जो हमें रिट निकालने की जो शक्ति दी गई है, उसी रिट निकालने की शक्ति में से एक है जिसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। और क्या होता है इस बंदी प्रत्यक्षीकरण में? बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट है जो गिरफ्तार व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार हुआ है, उसे 24 घंटे के अंदर, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इससे क्या होता है? ये अवैध गिरफ्तारी को रोकता है कि अगर गिरफ्तारी अवैध हुई है तो उस पर रोक लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मैंडमस रिट किसके लिए होती है? मैंडमस रिट जो है वो किसके लिए होती है? पहले हम जानते हैं मैंडमस रिट का नाम क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं। मैंडमस भी एक लैटिन शब्द है और मैंडमस का अर्थ होता है आदेश देना। ठीक है, आदेश देना। तो जो मैंडमस की रिट है वो कहती है जब कोई सरकारी संस्था या अधिकारी अपने सरकारी दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाता तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वो मैंडमस रिट के जरिए डायरेक्ट आदेश दे सकता है ताकि नागरिक अधिकारों को सुरक्षा प्राप्त हो सके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रोहिबिशन रिट का उद्देश्य क्या है? प्रोहिबिशन रिट को हम कहते हैं प्रतिषेध। हिंदी में से कहा जाता है, माफ कीजिएगा, प्रतिषेध। तो प्रोहिबिशन रिट जो है वो प्रतिषेध कहलाती है और इस रिट के जरिए कोई भी ऊपरी अदालत, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो निचली अदालत को आदेश जारी करके कार्यवाही को रोकने का कार्य करती है। तो इसका आंसर होता है प्रोहिबिशन रिट का उद्देश्य है रोकना। तो क्या उद्देश्य हुआ प्रोहिबिशन रिट का? रोकना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, सर्टियोरारी का क्या अर्थ है? सर्टियोरारी भी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, ठीक है। तो सर्टियोरारी उत्प्रेषण है, इसमें निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया जाता है। तो उत्प्रेषण का क्या अर्थ है या सर्टियोरारी का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है निरस्तीकरण। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने आता है, को वारंटो क्या है? को वारंटो का अर्थ क्या है? को वारंटो को हिंदी में कहते हैं अधिकार प्रक्षा। क्या कहते हैं हिंदी में इसको?
इसको हिंदी में कहते हैं अधिकार रक्षा। इसमें क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को जारी की जाती है और उससे सवाल किया जाता है कि वो किस अधिकार के द्वारा इस पद को धारण करता है। अर्थात इसका आंसर क्या हुआ, को वारंटो का मतलब हुआ किस अधिकार से पद को धारण किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो संसद के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद के द्वारा किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपातकाल में कौन सा अधिकार निलंबित नहीं होता। देश में हमें, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि आपातकाल की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल लगाया जाता है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक अनुच्छेद 352, ये राष्ट्रपति शासन की दशा है। एक 356, माफ कीजिएगा 356, और एक 307। ये जो आपातकाल की बात कर रहा है, इस आपातकाल में जो आधार है वो होता है किसी बाह्य देश के द्वारा हमारे ऊपर आक्रमण करना या सशस्त्र विद्रोह होना। उस आपातकाल के समय में जो है कुछ अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, पर कुछ अधिकार जो हैं वो निलंबन से बच जाते हैं। वो अधिकार जो निलंबन से बच जाते हैं वो अधिकार हैं अधिकार अनुच्छेद 19 और 20 के अधिकार। ठीक है, तो आपातकाल में कौन से अधिकार निलंबित नहीं होते, वो अनुच्छेद 20 और 21 हैं जो निलंबित नहीं होते। अगला सवाल हमारे सामने आता है मौलिक अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों को या पूरे संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद के पास है। किसको दी गई है ये शक्ति? ये शक्ति संसद को दी गई है। अगला सवाल पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को गारंटी प्रदान करता है, और अनुच्छेद 32 के जरिए अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का राज्य या किसी व्यक्ति के द्वारा हनन किया जाता है तो वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इसीलिए मौलिक अधिकारों का रक्षक न्यायपालिका को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस एक इम्पॉर्टेंट केस है। ये केस किस से संबंधित है? इसका आंसर है गोलकनाथ केस जो है वो अधिकारों से संबंधित है। कौन से अधिकारों से संबंधित है? तो गोलकनाथ केस जो है वो मूल अधिकारों से ही संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है केशवानंद भारती केस किससे संबंधित है। तो केशवानंद भारती केस जो है वो 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में आया था। इस केस के जरिए सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की मूल संरचना को स्थापित किया था। तो ये आया था 1973 में। इसने स्थापित किया मूल संरचना। अगला पढ़ के देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कहता है मिनर्वा मिल्स केस किससे संबंधित है। तो मिनर्वा मिल्स केस जो है ये एक और महत्वपूर्ण केस है जो डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे भाग 4 में दिए गए हैं एवं मौलिक अधिकारों के बीच अधिकारों में क्या देता है? ये देता है संतुलन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संतुलन। तो मिनर्वा मिल्स केस जो है वो संतुलन से संबंधित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है संपत्ति का अधिकार अब क्या है। देखिए, शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब मूल संविधान लागू हुआ था तो 7 प्रकार के अधिकार थे।
उनमें से संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निकाल दिया गया था। फिर अब रह गए हैं उसमें 6। तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार है अब संपत्ति का अधिकार? कानूनी अधिकार है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो अब अनुच्छेद 300A में है। तो संपत्ति का अधिकार, क्योंकि वो एक कानूनी अधिकार है, अब वो मौलिक अधिकारों वाले खंड में नहीं है, अब उसे अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 33 जो है वो सेना एवं अन्य सशस्त्र बलों के अधिकार को सीमित करता है। कौन से अधिकार को? जो सेना और सशस्त्र बल होते हैं ना, उनमें जो व्यक्ति होते हैं उनके पास भी वही मौलिक अधिकार हैं जो आपके पास है, पर वो मौलिक अधिकारों के, जैसे मान लीजिए कोई सेना का आदमी है, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो इस स्वतंत्रता के जरिए मैं सेना की जितनी भी पोलें हैं वो खोल दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। और उस पर नियंत्रण कौन करेगा? उस पर नियंत्रण संसद करती है। किस अनुच्छेद के तहत करती है? कि भाई वो आदमी जो है वो ये नहीं कह सकता है कि हमें ये दिक्कत है और वो दिक्कत है, उसके लिए एक प्रॉपर चैनल है, पर वो पब्लिकली नहीं बताया जा सकता। ऐसे तो देश की सेना या सशस्त्र बल जो हैं वो कमज़ोर होने लगेंगे। तो इसलिए अनुच्छेद 33 के जरिए संसद को ये शक्ति दी गई है, वो सेना और सशस्त्र बलों के जवानों की मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। तो इस सवाल का आंसर आएगा आपके सामने सेना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 34 जो है वो मार्शल लॉ से संबंधित है। मार्शल लॉ को हम सैन्य शासन कहते हैं। अगर किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू किया जाता है तो वहाँ व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद जो 34 है वो किससे संबंधित हो गया? वो मार्शल लॉ या सैन्य शासन से संबंधित हो गया। अगला सवाल आता है, अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 35 जो है वो संसद की शक्ति है। वो क्या है? वो संसद की शक्ति है। और ये क्या शक्ति है? ये संसद की शक्ति है कि वो संविधान के मौलिक अधिकारों वाले खंड में कुछ भी संशोधन कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 जो है वो अपराध से सुरक्षा, यहाँ पे लिख दिया गया है, पर ये दोष सिद्धि से सुरक्षा है। इसको यहाँ पे आप सही कर लीजिए, ये दोष सिद्धि से संरक्षण है, अपराध से नहीं, दोष सिद्धि से। दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोष सिद्धि से संरक्षण से संबंधित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 का विस्तार किसके द्वारा किया जाता है या किसने किया है? अनुच्छेद 21 का विस्तार जो है वो समय समय पर न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा किया गया है, जिसमें आता है आपका स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार तो नहीं है इसमें, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी ना पहनने के विरुद्ध अधिकार। तो ये कुछ अधिकार जो है वो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में जोड़े हैं। इसलिए इस सवाल का जवाब आता है अनुच्छेद 21 का विस्तार किसने किया है? तो अनुच्छेद 21 का विस्तार न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने आता है, राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है। इसे 2017 में जोड़ा गया है, याद कर लें, 2017 में जोड़ा गया है राइट टू प्राइवेसी। अगला सवाल हमारे सामने आता है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 हमने पढ़ा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे। मैं 4-5 बार इसे हम लोग अभी देख चुके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 15(3) किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 15(3) जो है वो महिलाओं व बच्चों के लिए किससे संबंधित है? महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति राज्य को देता है। कौन सा अनुच्छेद? 15(3).
किस किस के लिए? महिला प्लस बच्चों के लिए। ठीक है, क्या? विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति राज्य को देता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 16(4) किससे संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 16(4) किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 16(4) जो है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है आरक्षण से। अनुच्छेद 16(4) किससे संबंधित है? वो संबंधित है आरक्षण से। अनुच्छेद 49, क्वेश्चन 49, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? ये आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50, इन दोनों का ही आप कमेंट में आंसर बताएंगे कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है। चलिए, आज की क्लास यहीं तक है। हम फिर मिलेंगे कल। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर अब हम नए सवालों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी रिवीजन को बनाए रखें, तैयारी रखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। धन्यवाद।